प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। वो ट्रिग्नोमेट्री जो अप टू 10th तक स्टडी करना है। 10th वाले विद्यार्थियों के लिए खास करके मैं ट्रिग्नोमेट्री लाया हूँ, जो किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो। हाँ, ICSE बोर्ड के विद्यार्थी को 9th स्टैंडर्ड में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है, लेकिन ऐसा आप नहीं सोचें कि ये ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए है। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो जो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम में भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है, बैंकिंग एग्ज़ाम में तो नहीं आता है, लेकिन जो SSC खास करके CDS का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं 100 में 10 से लेके 15 तक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आता है। वो भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से होता है, लेकिन मेरा खास पर्पस है कि 10th स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं इसे बना रहा हूँ, वो किसी भी बोर्ड का भी हो। आप जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हैं, इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइबर दिन पर दिन बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। आप उसी तरह से प्यार बनाए रखिए कि मैं जल्द ही आपके सामने लाइव क्लास लेके आ सकूं, क्योंकि लाइव क्लास के लिए 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। मुझे अभी लगभग 45 डेज ही चैनल को क्रिएट किए हुआ है, और ये 45 डेज में आप 500 से ज़्यादा सब्सक्राइब कर चुके। हाँ, व्यूअर कम आ रहे हैं, इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि बटे हुए हैं। कुछ 9th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं, 10th का अलग हैं, 11th का अलग हैं, 12th के अलग हैं, कंपटीशंस के अलग हैं। तो अलग अलग लेवल के विद्यार्थी होने के कारण व्यूअर वो नहीं ढंग से आ पा रहा है। लेकिन ये वीडियो आप किसी भी कंपटीशंस के पढ़ रहे हो, या 11th के हो या आप 10th स्टैंडर्ड के हो, ये कोई भी देख सकता है, क्योंकि मैं इसे बेसिकली रूप से लेके आ रहा हूँ। हाँ, 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री डिटेल्स जानना होता है, जल्दी ही वो वीडियो आपके सामने होगा। वो अभी क्लास चल रहा है, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग भी रेडी है, बस अपलोड YouTube पे नहीं कर पाया हूँ। तो आप नए जो हमसे जुड़ते जा रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर कर लीजिए कि मैं लाइव आपके सामने प्रेजेंट हो सकूँ। तो चलिए बिना बात बनाए और समय को व्यतीत किए हुए आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का मैं प्रादुर्भाव करता हूं, और मैं इसे बहुत ही लो लेवल से चलने जा रहा हूं, जहां से शुरुआत हुई है। इसकी हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे कि आखिर स्टार्ट कहां से हुआ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, और ये समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री की पहले हम बात कर लें। ट्राई मीन्स आपको पता है 3, ट्राई मीन्स 3, और गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। आप ये समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, जो 3 साइड से बना हुआ है, उसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कहना गलत होगा कि त्रिकोणमिति सिर्फ 3 साइड से बने फिगर में ही ये लागू हो सकता है। नहीं, आज के ज़माने में ट्रिग्नोमेट्री की एरिया बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर चुका है, और ये पॉलीगॉन, सर्कल तक ये पहुंच चुका है। प्लेन फिगर के अलग फिगर में भी आ चुका है, और साथ ही साथ इसके बिना आज एडवांस मैथ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आपको जान के एक खुशी होगा कि ये दिया हुआ इंडिया का है। त्रिकोणमिति इंडिया से स्टार्ट हुआ, और ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड है। ये जो लैटिन वर्ड है, इंडिया से तो स्टार्ट हुआ, ये यूरोप में चला गया, लैटिन में चला गया, उसने इसको नाम दिया। हमने तो इसे त्रिकोणमिति नाम दिया था। आते हैं
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ जानने के बाद जानते हैं कि आखिर कैसे इंडिया से ये आते आते दूसरे कंट्री में चला गया। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट बात हम जानने जा रहे हैं, एक होता है साइन, ओके। इसी साइन में आप को लगा दीजिए तो कोसाइन। नेक्स्ट टेंजेंट, इसी टेंजेंट में अगर को लगा दीजिए तो कोटेंजेंट। एक होगा सेकेंड, इसी सेकेंड में को लगा दिए तो कोसेकेंट हो गया। टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। इसे हम लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जितने भी ड्रामा करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करना है, इसी पे करना है। लेकिन इस रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। किस रूप में करते हैं? सेकेंड बात की बात करें, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इसको हम इस रूप में करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इस रूप में हम इसको स्टडी करेंगे। यानी इसे फिर क्या कहेंगे? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहा जाएगा। लेकिन आप एक बात भी और ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं समझा जाए कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये कभी नहीं समझा जाए कि इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, या आप समझ जाएं कि ये इनटू में है। ऐसा कतई मतलब नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लिखने का तरीका है, सभी के साथ ये फॉलो होगा। हाँ, एक चीज़ ऐसा है कि ये अगर आप साइन थीटा लिखा हुआ है तो आप इसे ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, बशर्ते कि कोई साइन हम नहीं दे पाएंगे। एक चीज़ और है कि अगर आपका साइन थीटा है तो इसे आप कहोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और ये जो थीटा है इसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की बात करिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बीच में लिखने का ये तरीका है। ऐसे आप मल्टीप्लाई या किसी तरह का कोई सिंबल की बात नहीं करेंगे। एक चीज़ आप और समझ जाइए कि अगर आप इसे यहाँ अगर कोई पावर दिया रहे तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, होल करके लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि ये साइन थीटा 2 टाइम हुआ, जितना पावर होगा उतना मल्टीप्लाई ये होता चला जाएगा। बट अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर है और हम इसका मतलब ये समझे, तो ये कतई नहीं होगा। एक बात और समझ जाइए कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि ये थीटा आपको थीटा का स्क्वायर है, नहीं कि साइन का स्क्वायर है। तो ये सब छोटे छोटे बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम आते हैं यहाँ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। आखिर ये शुरुआत कैसे हुआ? हम यहाँ से साइंस से बात करेंगे, और इस साइंस से बात करने से पहले हम आपसे ये बात करेंगे, आर्यभट्ट का नाम लेंगे। अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। आप सोच रहे होंगे कि आर्यभट्ट इसमें कहाँ से आ गए, लेकिन एक बात आपको जान के खुशी होगा कि ये चीज़ आर्यभट्ट का दिया हुआ है। कैसे? हम आपको अभी दिखाते हैं कि किस तरह से ये डेवलप हुआ। हम सिर्फ साइन की बात करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में ये साइन ही आया। ये लोग तो बहुत देर से आए,
ये सब जो 5 महाशय बच जाते हैं बहुत देर से आए, लेकिन ये जो आया 500 AD 500 ईस्वी सन में आया, और ये सब 16, 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में आए, लेकिन शुरुआत इंडिया का दिया हुआ है। आप भारत में एक वंश के बारे में स्टडी किया होगा जिसका नाम था गुप्ता वंश, गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य। और उस साम्राज्य में एक राजा हुए थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में, दरबार में 9 रत्न भी थे, और उन रत्नों में जब हम नाम लेंगे तो आप उन रत्नों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। 9 रत्नों में पहला थे आर्यभट्ट, उसके बाद बाणभट्ट, कालिदास। कालिदास आर्यभट्ट के साथ बैठते थे। और धन्वंतरी, धन्वंतरी का नाम आपने सुना होगा, आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेदाचार्य। आयुर्वेद की खोज किसने की? धन्वंतरी ने की, वो उनके कोर्ट में थे। इस तरह से ऐसे महान साइंटिस्ट लोग थे। और बाणभट्ट ने भी इसमें योगदान दिया, ट्रिग्नोमेट्री में योगदान उन्होंने भी दिया। और तब उसका नाम, साइन का नाम उस समय जया के नाम से जाने। और हम अभी कुछ लिख के बताने वाले हैं कि आखिर किस तरह से ये डेवलप हुआ और आज आगे जाके पढ़ा। और गुप्ता पीरियड को आप स्टडी किए हैं कि भारत के विज्ञान का स्वर्ण युग कहा जाता है, द गोल्डन पीरियड ऑफ साइंस इन इंडिया। गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी समय साइंस का विकास हुआ। और आर्यभट्ट के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि आर्यभट्ट ने क्या योगदान दिया। जीरो के बारे में उन्होंने बताया, जिसके बाद हमारी काउंटिंग शुरू हो चुकी, और इसमें भी उनका योगदान आर्यभट्ट का रहा। और उन्होंने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में जोरदार तरीके से इसका जिक्र किया है। और उन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टियम को 500 AD में लिखा था। तो आते हैं, थोड़ा आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं। आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम में अर्धजया नाम से जाना गया। पहले हम इस बात को जाने कि पहले इंडिया में क्या नाम से जाना गया। जैसे ये साइन को उस समय हिंदी में जया कहा गया, और कोसाइन को कोजया, को जया कहा गया, और टैजेंट को कोटिज स्पर्श जया कहा गया, को टैजेंट को कोटि जया कहा गया। इस तरह से इसका नाम होते चला गया। लेकिन हम यहाँ पे हिस्ट्री बताने जा रहे हैं एक का साइन का, कि साइन का इतिहास किस तरह से कैसे आया, और इंडिया से होते होते ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कॉस और टैजेंट की तो बात दूर की बात है, पहले तो साइन की बात जाने। तो आर्यभट्ट जो बोले हम कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। इनकी जन्म 476 ईस्वी में हुआ, और 550 ईस्वी में ये डेट कर गए। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था आर्यभट्टियम, और ये 500 AD 500 ईस्वी में इन्होंने लिखा। और इसी आर्यभट्टियम बुक में उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया, और उसके बारे में इन्होंने बताया, जिसका नाम था अर्धजया। और अर्धजया का मतलब इन्होंने बताया हाफ कोड, आधा कोड। और शॉर्ट में उन्होंने ही ये बात कही अर्धजया को, किसको हम जया कहेंगे शॉर्ट में, या जीवा कहेंगे। इसी जया या जीवा को, यानी आर्यभट्टियम बुक को अरब वाले के हाथ में लगा, और उसे ट्रांसलेट किया अरेबिक भाषा में। अरेबिक भाषा में जब इसे ट्रांसलेट किया तो इस जीवा अर्धजया का नाम उसने साइनस रखा। अरेबिक भाषा में उसे साइनस रखा, और इस साइनस का मतलब उन्होंने कहा कि कर्भ होता है। अरेबिक भाषा में साइनस का मतलब कर्भ होता है। फिर आगे जाके ये अरेबिक भाषा में जो आर्यभट्टियम का ट्रांसलेट हुआ, वो हाथ लगा लैटिन, यूरोप वाले को हाथ लगा, और उसने लैटिन भाषा में
ट्रांसलेट किया और इस साइनस का नाम उसने साइन दिया। साइनस का नाम उसने साइन वर्ड दिया और इंग्लिश प्रोफेसर गुंटर ने इस साइन को SIN के इस्तेमाल किया और आज हम लोग इसी साइन का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए कब ये था, 1581 से 1626 ईस्वी में था ये। तो कहाँ 550 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं और कहाँ ये आ गया। ऐसे ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का विकास हुआ है और आज ये इतना विकसित हो गया है जिसके बारे में मैथ की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अब आते हैं इसके अगले चरण की ओर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हम लोग जानने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या। नेक्स्ट पॉइंट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं की जा सकती थी। और मैंने पहले ही 9 के वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स बताया था कि ये BC में थे और इन्होंने मेजर किया था पिरामिड को और उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की थी। और जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये जो इसे ब्रेक करके बताया 3 साइड का मेजरमेंट, तो इसका मतलब है कि 3 साइड वाले जो प्लेन फिगर होते हैं वो ट्रायंगल ही होते हैं। तो ये बातें नहीं थी कि वो ट्रायंगल सारे ट्रायंगल के लिए फॉलो करता था, ओनली वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉलो करता था। समकोण त्रिभुज के लिए ये लागू होता था और समकोण त्रिभुज के लिए ही पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझ लें क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही शुरुआत होगी ट्रिग्नोमेट्री की, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि आपको यहीं से जानना है। हम यहाँ 2 फिगर बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, एक ABC यहाँ बनाएंगे, फिर यही फिगर हम एक और बनाएंगे। कुछ समझाना है इस वजह से और आप इसे अच्छे से समझिएगा। ABC ये भी है, यानी हमने यहाँ पे क्या लिया है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देखिए आपको ये B जो एंगल है, एंगल B दोनों केसेस में 90 डिग्री है, यहाँ भी और यहाँ भी। एक बात आप समझ जाइए कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, यहाँ AC क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ा साइड है। और जो सबसे बड़ा साइड होता है उस साइड को राइट एंगल ट्रायंगल में हम H से जानते हैं। H का मतलब होगा, यानी AC आपका H है और इस H का मतलब होगा हाइपोटेनस। H को हम हाइपोटेनस कहेंगे, यानी इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला H होगा, हाइपोटेनस होगा। अब बाकी 2 साइड और बचता है, ये दोनों साइड का हम निर्धारण कैसे करेंगे। मान लीजिए कि इस केस में हम इस एंगल को थीटा लेट कर लिए। अगर हम इस एंगल को थीटा लेट कर लिए तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो P होगा और इसे आप परपेंडिकुलर के नाम से जानेंगे। P होगा और जो बच जाएगा वो आपका B हो जाएगा, जिसे आप बेस कहिएगा। हमारा दूसरा फिगर बनाने का मतलब यही था। H तो मेरा, हाइपोटेनस तो मेरा फिक्स है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज होते रहता है आपके एंगल लेने के आधार पे। अगर मान लीजिए कि हम इस एंगल को ले लेते हैं थीटा, इस एंगल को हमको मेजर करना है, तो इस एंगल को मेजर किए तो अब ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, P हो जाएगा और बचेगा वो बेस हो जाएगा। तो आपका बेस और परपेंडिकुलर आपके एंगल के लेने के आधार पे चेंज होगा, लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। और ये किसी भी केस में
पाइथागोरस थ्योरम होता है, एक रिलेशन शो करता है आपको एच पी और बी के बीच में एक रिलेशन देता है। आप समझ रहे हैं एच बी पी और बी क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ये कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम। इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। यानी अब आप इससे रिजल्ट निकालिए, एच आपका फाइंड करना है तो स्क्वायर इधर क्या कर रहा है, इधर आके ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसे याद रखिए। अगर आपको मान लीजिए कि p फाइंड करना है तो आप जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, इसे भी मेमोरी में रखिए। और अगर आपको b फाइंड करना हो तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम बहुत धड़ल्ले से करेंगे। और इसी राइट एंगल ट्रायंगल से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो तरह का होता है, इसके दो टाइप है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये दो टाइप का है। एक को हम कहते हैं सर्कुलर फंक्शन और दूसरा जो टाइप है ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। और इस सर्कुलर फंक्शन में हम जो 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसमें भी हाइपरबोलिक फंक्शन में ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, बशर्ते कि यहाँ इस तरह से आएगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स एच आ जाएगा, कॉस एच एक्स, टेन एच एक्स, कॉट एच एक्स, सेक एच एक्स और कॉसेक एच एक्स आ जाएगा। ये आपके हायर एजुकेशन में पढ़ना होता है। जब आप इंजीनियरिंग कीजिएगा या जब आप बीएससी मैथ से कीजिएगा या एमसीए एमएससी कीजिएगा उस समय ये पढ़ना होगा। हमें अभी आपको स्टार्टिंग करना है, सर्कुलर फंक्शंस की बात करना है। और ये सर्कुलर फंक्शन स्टार्ट होता है क्लास 10th से और यही सर्कुलर फंक्शन आपके 11th में चले जाएंगे और 11th में इसको डिटेल्स पढ़ते हैं। और फिर जब आईआईटी का तैयारी कीजिएगा तो इसको और डीपली पढ़ा जाता है, तब आपकी कंपटीशन फेस हो पाती है। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ सर्कुलर फंक्शन की, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आखिर हम करेंगे क्या? तो आप समझ लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉलो होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले लिए, हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। A, B और C, ये मेरा राइट एंगल है। आपको पता है ये H, अगर इस मैं एंगल को ले चुका हूँ, इसे थीटा ले चुका हूँ, तो ये मेरा P होगा और ये मेरा B होगा। परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस अगर इस एंगल को लिए हैं तो हम इससे क्या फाइंड करने जा रहे हैं, आप मेमोरी में रख लीजिएगा कि अगर साइन थीटा की बात करें तो कितना लिखना होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा और कॉसेक थीटा क्या होगा।
तो ये एक रेशियो है, और रेशियो क्या है? पी बी और एच का रेशियो है। इसको लिखने से पहले एक बात आप ध्यान से समझिए, इसे याद रखिएगा। ये टेक्निक है याद करने का जो सारे बच्चे जानते हैं। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। इसको आप अपने तरीके से, आपको जैसे मन है वैसे याद कीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, ये भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं 7 कोना तलवार का पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर बोल। अब देखिए, आपको ये 3 चीज़ याद रखना है। इसी 3 चीज़ों से पूरा का फॉर्मूला याद रहेगा। एस से साइन, सी से कॉस और टी से टैन। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच और टैन थीटा P बाई B। हो गया क्लियर? यानी साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच और टैन थीटा P बाई B। ये 3 चीज़ अगर याद है तो बाकी ये तीनों को याद करना मुश्किल नहीं है। आप ये समझ जाइए कि साइन का उल्टा, ओपोजिट का मतलब उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होगा कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा साइन। कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होगा कॉस थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होगा टैन थीटा। तो ये ओपोजिट वाली बात याद रखिएगा, इसी से 10th स्टैंडर्ड का फार्मूला निकलेगा। मैथ में ओपोजिट का मतलब क्या होता है? पलट दो सीधे। अगर हम बोले कि 2/3 का ऑपोजिट क्या होगा तो 3/2, सिंपल सी बातें हैं। तो हमने लिखा साइन थीटा का ऑपोजिट कॉसेक, तो अगर इसका P बाई एच है तो इसका हो जाएगा H बाई P। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और ये होता है B बाई एच, तो सेक थीटा का हो जाएगा H बाई B, और टैन का उल्टा कॉट, अगर टैन का P बाई B है तो इसका हो जाएगा B बाई P। सिंपल सी चीज़ है। यही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, और इस पे आपको अब क्वेश्चन बनाना है। फिर से हम ऑपोजिट वर्ड की ओर आएंगे, क्योंकि यही फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में काम करेगा। तो पहले इस चीज़ों पे हम क्वेश्चन को सोल्व करें, कुछ एग्जाम्पल को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें। हमने क्वेश्चन को दिया है कि इफ साइन a इज इक्वल टू 4/5 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। तो इसे सोल्व करते हैं। गिवन साइन a इज इक्वल टू 4/5। आपको साइन का क्या पता है? आप जानते हो कि P बाई एच होता है। आपको P इज इक्वल टू 4 पता है, H इज इक्वल टू 5 पता है, तो आप B फाइंड कर लीजिए। B क्या होगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और जब इसे वैल्यू रखिएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो इसका कैलकुलेशन 3 होगा। यानी P B H दोनों मिल गया, तीनों मिल गया, 2 तो पहले से पता चल गया। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना है। अदर का मतलब कॉस A कितना होगा, टैन A कितना होगा, कॉट A का वैल्यू क्या होगा, सेक A का वैल्यू क्या होगा, और कॉसेक A का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कॉस B बाई एच होता है। B के प्लेस पे आप कितना रखिएगा? 3, H आपका 5 है, आंसर हो गया। टैन P बाई एच, P 4 H 5,
सॉरी P/B P4 B3 आंसर, cot B/P 3/4 आंसर, sec H/B 5/3 आंसर और cosec जस्ट इसका ऑपोजिट H/P डैट मीन्स 5/4 आंसर। तो ये बहुत आसान होता है, आप इसे सोल्व कर सकते हो। सेकंड एग्जाम्पल चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC वेयर AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है साइन A यानी इस एंगल A को लेके cos A, tan A, cot A, sec A और cosec A, और फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको एंगल C को लेके फाइंड करना है साइन cos tan cot sec cosec का वैल्यू कितना होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इस ट्रायंगल में क्या चीज़ हमको नहीं पता है। तो अगर हम बारी बारी से देखते हैं, पहले फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट नहीं छोड़िए, सॉल्यूशन करेंगे तो ये मेरा जो ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल है, ये आपका 12 दे दिया, ये आपका 13 दे दिया, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए ये B है या P है, ये तो इसके अनुसार डिपेंड करेगा। तो अगर हम केस 1 यहाँ लेते हैं, केस 1 लेते हैं तो हमें इसको A को लेते हैं, यानी हमको फाइंड क्या करना है, साइन A का वैल्यू, कॉस A का वैल्यू, tan A का, cot A, sec A और cosec A का फाइंड करना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी P का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम को यूज कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर ये P है तो ये आपका H हो गया और ये आपका B हो गया। तो आपको पता है P इज इक्वल टू अंडर रूट H² माइनस B², और इसमें आप वैल्यू रखिएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन आपका 5 आ जाएगा। तो आपको B, H और P तीनों फाइंड हो गया। अब आपका इसका रेशियो पता है, साइन A क्या होता है P/H और P/H डैट मीन्स ये वैल्यू आपका 5 आ गया, 5/13 आंसर हो गया। cos B/H 12/13 आंसर, tan P/B डैट मीन्स 5/12, cot B/P 12/5 और sec इसका उल्टा होगा H/B 13/12 आंसर, और cosec साइन का उल्टा H/P 13/5 आंसर। सेकेंड केस में चलते हैं। अगर ये आपका C ले लिया, ये इसी में अगर यहाँ C ले लिया, केस टू में अगर हमें फिगर ड्रॉ करें, सब चीज़ मिल चुका है, बस चेंज होगा ABC, यहाँ ट्रायंगल ऐसे है, हमने इस बार इसको ले लिया, ये आपका 12, 13 और 5 आ चुका है। अब ये चेंज होगा, ये तो H रहेगा ही, ये आपका P हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा। आज सेम उसी प्रोसेस से आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं, साइन C क्या हो जाएगा P/H, P आपका 12/13, cos B/H, B आपका ये B हो गया, B आपका 5/13 हो गया, और tan P/B, P 12/5, cot B/P 5/12, cosec H/B 13/5, और ये cosec H/P, H आपका हो जाएगा 13/12 आंसर। तो आसान होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। एग्जाम्पल थर्ड में हमने लिया है tan A इज इक्वल टू 2,
इवैल्यूट सेक ए इंटू साइन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। सॉल्यूशन करें। गिवन tan a इज इक्वल टू 2, डेट मीन्स 2/1। हम tan a का वैल्यू जानते हैं p बाई बी। आपको h फाइंड करना होगा। h क्या होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका वैल्यू आप पुट कीजिए। p के प्लेस पे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, डेट मीन्स 4 + 1 √5। अब आपको p मिल गया, p आपको 2 मिल गया, b आपको 1 मिल गया और h आपको √5 मिल गया। और इसमें जो जो रेशियो होता है उसका वैल्यू हम डालेंगे। आपको फाइंड क्या करना है? सेक a इंटू साइन a प्लस टेन स्क्वायर a माइनस कॉसेक a। होता क्या है? सेक का आप क्या जानते हो? सेक का होगा h/b। साइन का आप क्या जानते हो? p/h प्लस टेन का p/b स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर माइनस कॉसेक का h/p। वैल्यू पुट कीजिए। हो सके तो आप इसे काट भी सकते हैं। यानी p का वैल्यू कितना होगा? 2, b का वैल्यू 1 प्लस p का 2/1 स्क्वायर माइनस h का √5, p का वैल्यू 2। और जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 + 4 माइनस √5/2, डेट मीन्स 6 - √5/2। आप चाहिए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, आप एग्जाम्पल भी देख लिए। अब आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, हमने एक वैल्यू चार्ट बनाया है। इस चार्ट में आप अगर देखते हैं तो मैंने कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को लिया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें आप ये भी देखेंगे तो 0 और 30 के बीच में 30 का डिफरेंसेज है, 30 और 45 के बीच में 15 और इसके बीच में भी 15 और फिर यहाँ 13 का डिफरेंसेज है। आखिर हमारे मन में जो सवाल आता है, क्या इतना ही वैल्यू होता है कि और कोई वैल्यू होता है? तो मैंने आपको यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन वो सर्कल की तरह घूम घूम की बात करेगा और ये दिमाग में मत रखिए कितना ही वैल्यू होता है। आप जितने डिग्री का वैल्यू निकालना चाहे उतने डिग्री का निकाल सकते हो, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में या उसके नीचे या जनरल कंपटीशंस में आपको इससे ज़्यादा की वैल्यू की बात नहीं करता है, इसीलिए हम इसकी बात करेंगे। इसको फाइंड करने की अलग अलग टेक्निक हैं। प्रूफ भी इसका हो सकता है। फिर कुछ लोग ऐसे बताएंगे कि मान लीजिए कि 0 1 2 3 4 5 लिखे, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, रूट कीजिए, फिर आएगा। तो बहुत तरह की टेक्निक है, लेकिन आपको यहाँ पे टेक्निक कोई काम नहीं करेगा। बस आप एक चीज़ों को याद कीजिए, जब तक कि मेमोरी में आप याद करके नहीं रखते हैं, जब तक इस पे क्वेश्चंस को फॉलो करके नहीं सोल्व करते हैं, तब तक आपकी मेमोरी में नहीं आएगा। तो हम आपको एक सिंपल सा टेक्निक बता दे रहे हैं, आप उसी को दिमाग में रखिएगा। आप सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 याद रखिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। आप इतना ही मेमोरी में रखिए, बाकी सब आपको आ जाएगा। अब आप समझिए, देखिए साइन का याद हो गया, दिमाग में रख लिए, तो इतना होता है। अब कॉस का लिखना है तो इसको 90 वाला यहाँ लिख दीजिए, 60 वाला इसमें लिख दीजिए, 45 में 1/√2 लिख दीजिए, 30 में 1/2 लिख दीजिए और 0 में 0 लिख दीजिए।
कॉस आपको कॉस का वैल्यू मिल गया सभी का, यानी इसका जस्ट अपोजिट होगा टेन का। टेन का क्या कीजिए कि दोनों को डिवाइड कीजिए, 0/1 0, 1/2/√3/2, आपको ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 2 कैंसिल √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड आपको रामानुजन साहब ने बता के चले गए हैं। हमने क्या किया कि tan का आपको एक फार्मूला मिलेगा sin θ/cos θ और इसी से आपको डिवाइड कीजिए। sin का वैल्यू डिवाइड करते चले गए, आपको पता है कि 0/1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, लेकिन एक बात और याद रखिए 1/0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, ये सिंबल देते हैं। इसको रामानुजन साहब ने कहा 1/नॉट डिफाइंड का मतलब 0 होता है, लेकिन एक बात और याद रखिए कि 0 × नॉट डिफाइंड का मतलब 1 कभी नहीं होता है, क्योंकि a मीनिंगलेस है, इसका कोई मैथ में मीनिंग नहीं है। तो आप tan का वैल्यू देख लिए, tan को फिर उसी तरह से अपोजिट कीजिए, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 या 0। सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। कॉस का उल्टा होता है, इसलिए उल्टा कर दीजिए, यानी 1/1 1, 2/√3, √2/1 2/1 और फिर अगर यहाँ 0/1 है तो 1/0 तक क्या होगा? नॉट डिफाइंड, मैंने वहाँ लिख चुके हैं नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो 0/1 तो 1/0 नॉट डिफाइंड, या आप चाहो तो यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हो 2√2 2/√3 और 1। आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे मैंने बताया है आपकी मेमोरी में आ जाएगा, कोई भारी चीज़ें नहीं है। हाँ, अगर आपको इसका डिटेल्स जानने का शौक़ है, आपकी जिज्ञासा है कि मैं और भी जानूं, तो 11th स्टैंडर्ड में बहुत डीपली मैंने पढ़ाया है इसे, क्योंकि उसे डीपली पढ़ना होता है। सभी का एक प्रमाण दिया है, प्रूफ दिया है कि कैसे आया, किस तरह से आया, यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो भी बताया उसके भी मैंने प्रूफ किया है। तो वो सारे प्रूफ के तौर पे वहाँ पे देना पड़ता है, बशर्ते कि 10th स्टैंडर्ड से नीचे बस इसकी वैल्यू को याद रखना रहता है। हमने कैसे लिखा उसी को मेमोरी में आपको रखना है। और 10th स्टैंडर्ड में इससे क्वेश्चन जो आएगा बस इतना का ही वैल्यू रहेगा और इसी वैल्यू को हम पुट करके निकालेंगे। कुछ एग्जाम्पल चलते हैं। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, बोला गया है कि x का वैल्यू फाइंड करना है। आप इस क्वेश्चन से x का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो मेरा वैल्यू नज़र आ रहा है वो वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी √3 tan 2x = cos 60 का वैल्यू वहाँ से आप देख सकते हो, अगर याद है तो ठीक है, 1/2 प्लस sin 45 का 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2 होता है। आप इसे अब कैलकुलेट कीजिए, √3 tan 2x 1/2 प्लस इसका मतलब हो जाएगा 1/2। अब आपका होगा √3 tan 2x, जब इसको कैलकुलेट करेंगे हाफ और हाफ कितना होता है? 1 होता है, आधा प्लस आधा 1, सिंपल सी बात है। और फिर tan 2x = 1/√3, और यहाँ से हम कैसे सोल्व करें? तो आपको ये देखना है कि tan के फॉर्म में 1/√3 का कितना वैल्यू होता है? तो tan 30 डिग्री का होता है। यही क्वेश्चन अगर 11th स्टैंडर्ड में आता तब इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, और इसका वैल्यू सिर्फ यही नहीं रखते, इसके वैल्यू और भी रखते हैं, यानी इसके वैल्यू बहुत सारे होते, पीरियडिक फंक्शन है इसलिए। अब इसको हम tan के फॉर्म में
चेंज करेंगे tan 2x और यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan खत्म हो जाएगा, कैंसिल नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अपना तरीका होता है एक। और अब x इज इक्वल टू आपको 15 डिग्री आंसर हो गया। सिंपल, यानी आपको ये वैल्यू याद रहेगा तबे आपको एक क्वेश्चन बनेगा, चूँकि आपको वैल्यू पे ये डिपेंड है। अगर वैल्यू याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए वैल्यू को 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, तब क्वेश्चन बनाइएगा। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। सेकेंड एग्जाम्पल 4 sin 460 प्लस cos 430। आप देख रहे हैं ये बोर्ड पे है, मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू आपको पुट करते जाना है। 4 sin 60 का √3/2 का पावर 4 अब प्लस का प्लस, cos 30 का √3/2 पावर 4 आपके सामने बोर्ड पे है, आप देख सकते हो, चूँकि आप नए हो। 3 tan 60 का √3² माइनस tan 45 का 1² और प्लस 5 cos 45 का 1/√2²। अब आप इसे सोल्व करें, सोल्व करेंगे तो कितना होगा 4, मैं डायरेक्ट करूं, √3 का पावर 4 यानी 9 और 2 का पावर 4 यानी 16 और सेम बात यहाँ भी होगा 9/16 अब -3 √3 का स्क्वायर 3 -1 और प्लस 5 इंटू 1/√2 का मतलब 1/2। आप इसे कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 9/8 -6 और प्लस 5/2। आप इसे कैंसिल कर दो, आपका रिजल्ट आएगा 9/2 प्लस 5/2 -6 और ये आपका आंसर हो गया 7 - 6 दैट मीन्स 1 आंसर। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप वैल्यू टेबल को आराम से याद करो, उसके बाद आपके क्वेश्चन ये सिंपल मिल जाएगा। 10th स्टैंडर्ड में ज़्यादा नहीं जाना है और हमने बोला है कि सिर्फ साइन का वैल्यू याद कीजिए और जिस तरह से मैंने आपको बोला वैसे लिख के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके मेमोरी में बहुत आसानी से आ जाएगा। कोई टेक्निक यहाँ काम नहीं करता है, जबकि इसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। अब आगे चलते हैं, अब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं कि अगर दो एंगल अलग अलग हो और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा दो एंगल है और दोनों का सम 90 डिग्री आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और आपको ये भी पता है कि अगर एक एंगल अल्फ़ा है तो दूसरा एंगल क्या आना चाहिए, 90 माइनस अल्फ़ा आना चाहिए। सेम हमने यहाँ पे दो फिगर बनाया है। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को हमने थीटा लिया है, तो नेसेसरी है कि ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री है और मैंने यहाँ फिगर अलग बना दिया 90 माइनस थीटा का, क्योंकि दोनों से हम वैल्यू अलग अलग फाइंड करेंगे। इस फिगर से हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब की वैल्यू ये थीटा लेके फाइंड करेंगे और फिर इसमें साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इस एंगल को लेके फाइंड करेंगे और दोनों में देखेंगे कि किसका इक्वल क्या होता है। एक बात आप और समझ जाइए कि अगर आपको पता है कि कोई क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट आपका है, इस क्वाड्रेंट में आपको ये भी पता है कि यहाँ 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180, 270 और फिर 360 डिग्री इस तरह से होता है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू होगा तो 90 से छोटा ही होगा, यानी 0 और 90 के बीच में होगा। तो हमारा मकसद यहाँ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेना देना है और अगर इसमें आ जाता है
तो 90 प्लस थीटा भी हो सकता है इसमें वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 माइनस थीटा भी हो सकता है। अगर थर्ड में आते हैं तो 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, या 270 माइनस थीटा भी हो सकता है। और अगर फोर्थ में आते हैं तो 270 प्लस थीटा भी वैल्यू हो सकता है, या 360 माइनस थीटा भी हो सकता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा हो सकता है, या 360 प्लस थीटा हो सकता है। लेकिन आप 10th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हो, इसलिए सिर्फ आपको एक वैल्यू जानना है 90 माइनस थीटा, और ये बाकी का वैल्यू 11th स्टैंडर्ड में जानना है। इसीलिए मैं इसे शॉर्ट में बताऊंगा, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही बताऊंगा। तो आपको क्या होना चाहिए, एक चीज़ आप और समझ जाइए ये दोनों को समझने से पहले, कि आपने देखा कि साइन को जब हमने पूरा लिखा, इसी साइन में को लगा दिया तो कोसाइन हो गया। इसका मतलब है कि इसी से आपका साइन थीटा निकला और इससे आपका कॉस थीटा निकला। तो ये दोनों में कॉम्बिनेशनल कोई ना कोई रिलेशन है, और इस रिलेशन का फ़ायदा इसमें नज़र आएगा और हम लोग उठाएंगे इस फार्मूला में। और एक चीज़ और जानते हो, टेंजेंट आपने लिखा था और इस टेंजेंट में को लगा दिया था, को टेंजेंट हुआ, और इसी को शॉर्ट में हमने लिखा टेन थीटा और इसको कॉट थीटा लिखा। तो नेसेसरी है कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा फार्मूला बनेगा। और सेक थीटा सेकेंड, और इसी में को लगा दिए तो कोसेकेंट हो गया था, और हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं सेक थीटा और इसको लिखते हैं कोसेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशनल केस है, ये दोनों से फार्मूला बनेगा। तो इस बात को देखते हुए पहले हम ये लिखते हैं। एक बात और समझिए, आपको एक ऑपोजिट बताया था कि साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है, ऑपोजिट अलग है। तो इसके बाद हम लोग ऑपोजिट वाला फार्मूला देखेंगे। अभी एक कॉम्बिनेशनल केसेस की जो हमने बात की है, इस कॉम्बिनेशनल केसेस की इसमें नज़र आने वाला है। तो पहले हम ये देखते हैं, अगर मैंने इसे थीटा माना है तो ये आपका पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, और ये तो एच है, ये है हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। इसमें अगर चले, इसको मैंने एंगल लिया है 90 माइनस थीटा, तो ये आपका P हो जाएगा, ये आपका H तो है ही, और ये B हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा इसमें क्या हो जाएगा, हो जाएगा P बाई एच कॉस B बाई एच टेन P बाई B कॉट B बाई P सेक H बाई B और कॉसेक H बाई P। अब इसमें चलेंगे तो क्या होगा, सेम बात वही होगी, P बाई H। इसका नहीं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि P बाई H इसमें भी, P बाई H इसमें भी हो रहा है। तो आप इसको ऐसे मत मानिए, सिंपली व्यू में हम लोग ऐसे लेट करते हैं। यानी आपका P कितना हो गया, यहाँ पे ये आपका P था, ये B था, ये H था। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AM डिवाइडेड बाई OA। यहाँ क्या हो जाएगा, OB डिवाइडेड बाई OA, और यहाँ tan का AB बाई OB, यहाँ OB बाई AB, और यहाँ OA बाई OB, और यहाँ OA बाई AB। इससे आपको इक्वलिटी पकड़ में आएगी, वैसे नहीं आता पकड़ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या होता है, B बाई H P बाई B, B बाई P, H बाई B, H बाई P। अब इससे वैल्यू निकालिए, P यहाँ पे कितना हो गया, OB बाई OA, यहाँ कितना हो गया, AB बाई OA, यहाँ कितना हो गया, OB बाई AB, यहाँ कितना हो गया, AB बाई OB। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, OA बाई AB, और यहाँ कितना हो जाएगा, OA बाई
OP। अब ये दोनों में मिलाइए, AB बाई OA, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ मिल रहा है? इसके साथ मिल रहा है। यानी जब ये दोनों मिल रहा है एक दूसरे का, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमारा रिजल्ट होगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और ये दोनों में मिलाइए, ये दोनों मिल रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और फिर AB बाई OA इसमें और इसमें मिलाइए, क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और फिर OB बाई AB इसमें और इसमें मिलाइए, यानी टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और आप आगे देखिए, सेक OA बाई OB, यानी आप कह सकते हो कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और इसका इक्वल ये हो गया, यानी आप कह सकते हो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। बोर्ड साफ करके फिर इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या रिलेशन मिल गया? फर्स्ट आपको मिला साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सेकेंड नंबर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थर्ड tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और फोर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। फाइव क्या मिला? सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और सिक्स कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बस 10th में इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। यानी आप सीधा समझ लीजिए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के अलावा कोई भी वैल्यू आपको नज़र आ जाए 10th स्टैंडर्ड में, तो आप इस फार्मूला से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हम दे रहे हैं। Prove that sin 80 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 10 डिग्री इज इक्वल टू 1। प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कीजिएगा? आप देख रहे हो, LHS ले लें। sin 80 डिग्री बाई cos 10 डिग्री। आप देख रहे हो कि sin 80 का वैल्यू हमने पढ़ानी है, cos 10 का वैल्यू पढ़ानी है, तो आपको इसी फार्मूला से होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि किसी एक को चेंज कीजिए। मान लीजिए कि हम साइन को चेंज करें, तो साइन 80 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 80 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो आप इसको चेंज करके लिखिए 90 माइनस 10 डिग्री, और नीचे कितना है? cos 10 डिग्री। और आपको ही पता है साइन 90 माइनस थीटा। आप ध्यान दे रहे हो कि जो एंगल यहाँ है वही यहाँ रहेगा। इस बात को आप हमेशा मेमोरी में रखिएगा। 90 माइनस के अलावा जो यहाँ वैल्यू रहेगा वही यहाँ रहेगा। और ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ अगर थीटा है तो साइन इज इक्वल टू उतना होगा, 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा। तो कितना होगा? साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, यानी थीटा के प्लेस पे 10 है और नीचे तो cos 10 है ही, ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 RHS आ गया। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन को समझ गए कि कैसे करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। आपको इसको प्रूफ करना है, 1 लाना है। LHS ले लिया, दोबारा हम LHS नहीं लिखेंगे, इसी से करेंगे, यानी 1 आपको लाना है। देखिए 10, 20, 10, 35, 45, 55 और 70, इसमें एक वैल्यू 45 है जिसका आप स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हैं। कितना जानते हैं? 10, 45 का 1, जो कि मैंने टेबल में बनाया था। तो जिसका वैल्यू जानते हैं उसको लोकेट कर लेंगे। आज जिसको नहीं जानते हैं, 2 का पेयर लगाइए, यानी 2 का जोड़ा लगाइए। हम इस एंगल को किसके साथ ऐड करें कि 90 आ जाए, तब ना कम्प्लीमेंट्री होगा। यानी 20 + 70 90 आ जा रहा है। इसको एक साथ कर लीजिए, 10 20 × 10 70 डिग्री, ठीक है। और 35 और 55 को एक साथ लाते हैं तो 90 आ जा रहा है। और इसको साइड में रख लीजिए, आपको जहां मर्जी है वहां रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, इसमें किसी एक को चेंज कीजिए। अगर 20 को चेंज कीजिए या 70 को चेंज कीजिए। तो अगर आप 20 को चेंज कीजिएगा तो 20 के जगह पे क्या लिखिएगा? 90 - 70, यानी आप लिखिए 90 - 70 डिग्री × 10 70 डिग्री। चलिए इसमें किसी एक को चेंज कीजिए। मान लीजिए 35 को हम बदलेंगे, तो 35 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 90 - 55, आपको हो जाएगा 35, घटा के देखिए 35 आ जाएगा। और फिर कितना है? 10 55, और लास्ट में 10 45 का वैल्यू 1 अब जानते हैं। अब इसे चेंज कीजिए, 10 90 - थीटा, मैंने इसका क्या वैल्यू बताया? यानी 10 90 - थीटा cot थीटा मैंने बताया। जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ये cot 70 × 10 70, इसका cot 55 × 10 55, और ये तो 1 मल्टीप्लाई है, ख़त्म। आप एक फार्मूला पढ़िएगा, अभी बताए नहीं हैं, बताएंगे। cot थीटा × tan थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1। चूँकि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, अलग अलग रहेगा तो नहीं होगा, चाहे cot tan कुछ भी रहे। इसका भी वैल्यू 1, डैट मीन्स 1। RHS आपका प्रूफ हो गया। समझे? बहुत आसान होता है। सेकंड क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया, इसको सोल्व करना है, इवोल्यूट करना है। बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। आप देख रहे हो 58 का नहीं जानते हैं, 32 का नहीं जानते हैं। इसमें किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें भी किसी एक को चेंज करेंगे, और इसमें भी हम किसी एक को चेंज करके देखेंगे, दिमाग लगानी पड़ेगी। अब आप देखिए, मान लीजिए कि हम cos को चेंज करें, तो cos को चेंज करेंगे तो होगा cos 90 - 32, क्योंकि ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 90 डिग्री आ जा रहा है। और डिनोमिनेटर में आप लिखिए sin 32, और प्लस इसमें किसी एक को चेंज कीजिए, दोनों को ऐड करते हैं, 90 आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है। आप sin 90 - 68 लिख सकते हैं 22 के प्लेस पे, और डिनोमिनेटर में आ गया cos 68, और यहाँ माइनस है, माइनस दीजिए। अब आपको यहाँ सोचना है कि हम किसे चेंज करें। आप इसमें सिर्फ 60 का वैल्यू जानते हैं, और 60 का वैल्यू जानते हैं। अब इसमें जोड़ा लगाइए, जैसे वहाँ किए 18 आप प्लस 72 90 आ जा रहा है, एक साथ करेंगे 10 18 × 10 72, और 35 और 55 90 हो जा रहा है, और tan 60 का वैल्यू √3 आपको पता है, तो कहीं पे भी आप यहाँ मल्टीप्लाई करके √3 रख दीजिए। अब बचा न्यूमरेटर वाला केस, ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या आता है? 90। हाँ 90 आ रहा है, किसी एक को चेंज कर दीजिए। अगर हम इसको चेंज कर दें, cos 90 - 52, और इसको रहने देंगे
कॉस सेक 52 को। अब आपका सारा चीज़ सिस्टम हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा साइन 32 बाई साइन 32, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस 68, देखिए कैंसिल होके 1, ये भी 1 माइनस, यहाँ क्या करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा साइन 52 और कॉसेक 52, और इस दोनों को चेंज करेंगे जैसे कि हमने वहाँ चेंज किया है, तो एक आ जाएगा कॉट 72, सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह चेंज करेंगे, और tan 72 आ गया। इसको भी हम चेंज करेंगे अगर एक को tan को, तो ये कॉट 55 हो जाएगा, और tan 55 है, और साइड में आपका √3 tan 60 के जगह रखे हैं। अभी हमने लिखा है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1, इसके जगह 1। एक और फार्मूला लिखिए, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी वैल्यू 1 होता है। अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ने वाले हैं जस्ट इसके बाद। 1 ये 1 माइनस इसका भी वैल्यू दोनों का मिला के 1, इसका वैल्यू 1, ये दोनों का 1 और इसका भी 1, और ये तो √3 है ही। आपका रिजल्ट आएगा 2 माइनस 1 बाई √3, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या 2√3 माइनस 1 बाई √3, इतना भी आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अब आगे।